भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर राज करती है। साल 1978 की वो सुपरहिट फिल्म त्रिशूल याद है आपको? अमिताभ बच्चन का वो एंग्री यंग मैन अवतार, संजीव कुमार की शानदार एक्टिंग और यश चोपड़ा का बेमिसाल निर्देशन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के पीछे एक ऐसा संघर्ष भी छिपा था जिसने बॉलीवुड को उसका आने वाला डिस्को डांसर देने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। आज की इस विशेष कहानी में हम पर्दे के पीछे की उन गलियों में चलेंगे जहां एक तरफ सलीम जावेद की कलम आग उगल रही थी तो दूसरी तरफ एक सांवला सा लड़का मुंबई की सड़कों पर अपनी पहचान ढूंढ रहा था। एक ऐसी मुलाकात जिसने हारते हुए हौसले को जीत की नई उम्मीद दी। चलिए शुरू करते हैं सिनेमा के स्वर्ण युग का वो अनसुना अध्याय। साल 1978 ये वो साल था जब भारतीय सिनेमा अपनी करवट बदल रहा था। उस साल की दूसरी सबसे बड़ी और कामयाब फिल्म बनकर उभरी थी त्रिशूल। गुलशन राय जैसे दिग्गज निर्माता और यश चोपड़ा जैसे विजनरी निर्देशक जब साथ आए तो इतिहास रचना तय था। संगीत की दुनिया के जादूगर खयाम साहब ने इसमें धुनें पिरोई थी और साहिर लुधियानवी के शब्दों ने उन धुनों में जान डाल दी। लेकिन इस पूरी इमारत की असली नींव खड़ी की थी दो ऐसे इंसानों ने जिनकी जोड़ी ने उस दौर के सुपरस्टार्स के करियर बना दिए थे, सलीम और जावेद। सलीम जावेद की जोड़ी उस समय बॉलीवुड की सबसे महंगी और प्रभावशाली लेखकों की जोड़ी थी। उनकी कलम सिर्फ डायलॉग नहीं बल्कि वो तकदीरें लिखती थी। त्रिशूल की कहानी पर काम तो 1976 में ही शुरू हो चुका था। सलीम जावेद की एक बड़ी खासियत ये थी कि वो सिर्फ स्क्रिप्ट लिखकर अपना काम खत्म नहीं करते थे, वो अक्सर फिल्म की कास्टिंग में भी अपनी राय देते थे। उन्हें पता होता था कि उनके द्वारा लिखे गए विजय या आर के गुप्ता जैसे किरदारों में कौन सा अभिनेता जान फूंक सकता है। इसी दौरान मुंबई की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर एक नौजवान अपनी आंखों में ढेरों सपने लिए दर दर भटक रहा था। वो लड़का पुणे के प्रतिष्ठित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से गोल्ड मेडलिस्ट था, लेकिन मुंबई की चकाचौंध के लिए वो अभी भी एक अजनबी था। उस लड़के का नाम था मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास वो फिल्मी लुक नहीं था जिसे उस दौर के निर्माता निर्देशक तवज्जो देते थे। मिथुन दा के संघर्ष के वो दिन अत्यंत पीड़ादायक थे। आज जब हम मिथुन दा को एक सुपरस्टार के रूप में देखते हैं तो हमें उनकी चमक दिखाई देती है, लेकिन उस समय उन्हें अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़ रहे थे। एक मशहूर प्रोड्यूसर ने तो उन्हें यहाँ तक कह दिया था कि आईने में अपनी शक्ल देखी है तुमने, तुम जैसे रूप रंग वाले लड़के को हीरो कौन बनाएगा। ये शब्द किसी भी इंसान की हिम्मत तोड़ने के लिए काफ़ी थे। मिथुन दा अक्सर भूखे पेट फुटपाथों पर सो जाते थे, लेकिन उनके भीतर एक आग थी जो उन्हें हार मानने नहीं दे रही थी। उस जमाने में मुंबई में एक टेलर की दुकान बहुत मशहूर थी जिसका नाम था प्लेबॉय। ये कोई साधारण टेलर की दुकान नहीं थी। यहाँ फिल्म जगत के बड़े बड़े सितारे अपने कपड़े सिलाने आते थे। दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक हर कोई अपनी वेशभूषा के लिए यहाँ चक्कर लगाता था। मिथुन दा भी अक्सर इस उम्मीद में उस दुकान के बाहर जाकर खड़े हो जाया करते थे कि शायद किसी बड़े फिल्मकार की नज़र उन पर पड़ जाए। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये आदत उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली है। एक दोपहर मिथुन हमेशा की तरह प्लेबॉय टेलर शॉप के बाहर खड़े थे। तभी वहाँ एक शानदार कार आकर रुकी और उसमें से उतरे सलीम खान। सलीम साहब की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते थे। मिथुन ने उन्हें पहचान लिया और सम्मान में एक तरफ खड़े हो गए। सलीम खान अंदर जाने ही वाले थे कि अचानक उनकी पारखी नज़रों ने उस दुबले पतले और सांवले से लड़के को गौर से देखा। सलीम खान की नज़रें साधारण नहीं थी, वो एक लेखक की नज़रें थी जो इंसान के चेहरे के पीछे छिपे किरदार को पढ़ सकती थी। सलीम खान खुद मिथुन के करीब आए। मिथुन हैरान थे कि इतना बड़ा आदमी खुद उनके पास चलकर आ रहा है। सलीम साहब ने बहुत ही सहज लहजे में पूछा, भाई तुम्हारे चेहरे में एक अलग ही बात है, एक अजीब सा आकर्षण है तुम्हारे नैन नक्श में। तुम फिल्मों में कोशिश क्यों नहीं करते? मुझे लगता है तुम पर्दे पर बहुत अच्छे दिखोगे। मिथुन की आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई, लेकिन फिर उन्होंने अपनी हकीकत बयां की। उन्होंने बड़े ही अदब से जवाब दिया, साहब मैं पुणे के FTII से ग्रेजुएट हूँ और पिछले काफ़ी समय से संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मुझे लोग रिजेक्ट कर देते हैं। कोई कहता है मेरा रंग साफ नहीं तो कोई कहता है कि मुझ में हीरो वाली बात नहीं। सलीम खान ने मिथुन की बात सुनी और मुस्कुराए। उन्हें पता था कि फिल्म इंडस्ट्री
कभी कभी हीरे को पहचानने में देर कर देती है। उन्होंने मिथुन के कंधे पर हाथ रखा और एक ऐसी बात कही जिसने मिथुन के भीतर की बुझती हुई लौ को फिर से जला दिया। सलीम साहब ने कहा, देखो तुम कल ही यश चोपड़ा के ऑफिस चले जाओ। यश जी एक नई फिल्म त्रिशूल बना रहे हैं और उसकी कास्टिंग चल रही है। फिल्म में एक नया किरदार है जो पूनम ढिल्लों के अपोजिट होगा। मुझे लगता है तुम उस रोल के लिए बिल्कुल फिट हो। मिथुन दा के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। जहां कल तक लोग उन्हें धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकाल रहे थे, आज खुद सलीम खान उन्हें यश चोपड़ा जैसे दिग्गज के पास भेज रहे हैं। मिथुन ने सलीम साहब का शुक्रिया अदा किया और रात भर सो ही नहीं पाए। उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, क्या वाकई उनकी किस्मत बदलने वाली है? क्या त्रिशूल उनके करियर की पहली बड़ी सीढ़ी बनेगी? इधर यश चोपड़ा के ऑफिस में त्रिशूल की कास्टिंग को लेकर काफ़ी माथापच्ची चल रही थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन, संजय कुमार, शशि कपूर और हेमा मालिनी जैसे बड़े सितारे पहले ही फाइनल हो चुके थे, लेकिन एक रोल ऐसा था जो यश जी के लिए सिरदर्द बन रहा था। वो रोल था विजय, अमिताभ बच्चन के छोटे भाई का। उसके अपोजिट पूनम ढिल्लों को कास्ट किया गया था। पूनम ढिल्लों उस समय मिस इंडिया रह चुकी थी और ये उनकी पहली फिल्म थी। सलीम जावेद ने शुरुआत में इस रोल के लिए ऋषि कपूर का नाम सुझाया था। ऋषि कपूर उस समय चॉकलेटी हीरो के रूप में सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन जब ऋषि कपूर के पास ये ऑफर गया तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया। कारण शायद ये था कि फिल्म में अमिताभ बच्चन और संजय कुमार जैसे दिग्गजों के सामने उनका रोल थोड़ा छोटा लग रहा था। ऋषि कपूर के मना करने के बाद ही सलीम खान के दिमाग में उस संघर्षरत लड़के यानी मिथुन दा का चेहरा आया। अगले ही दिन सुबह सुबह मिथुन अपनी सबसे अच्छी कमीज पहनकर और अपने पोर्टफोलियो के साथ यश चोपड़ा के ऑफिस पहुंच गए। उनके मन में डर भी था और उम्मीद भी। उन्होंने वहां जाकर बताया कि उन्हें सलीम खान साहब ने भेजा है। यश चोपड़ा के ऑफिस में सलीम खान का नाम ही काफ़ी था। मिथुन को अंदर बुलाया गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब मिथुन दा यश चोपड़ा के सामने खड़े हुए तो उन्हें पता चला कि वो उस रोल के लिए कुछ घंटे देरी से पहुंच चुके। यश चोपड़ा ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया कि उस रोल के लिए सचिन को फाइनल किया है। सचिन उस समय गीत गाता चल और आँखियों के झरोकों से जैसे फिल्मों के बाद एक जाना माना नाम बन चुके थे। मिथुन दा का दिल एक बार फिर टूट गया। उन्हें लगा कि कामयाबी उनके इतने करीब आकर भी उनसे दूर चली गई। मिथुन दा मायूस होकर ऑफिस से बाहर निकले, लेकिन इस बार वो पहले की तरह टूटे नहीं थे। भले ही उन्हें त्रिशूल में काम नहीं मिला, लेकिन उनके पास अब एक ऐसी दौलत थी जो करोड़ों रुपए से भी बड़ी थी। वो था आत्मविश्वास। मिथुन दा ने सोचा कि अगर सलीम खान जैसी महान हस्ती ने मुझ में कुछ देखा है, अगर उन्हें लगा कि मैं एक अभिनेता बन सकता हूँ, तो इसका मतलब है कि मुझ में वाकई कुछ खास है। सलीम खान के उन चंद शब्दों ने मिथुन दा के सोचने का एक तरीका बदल दिया। उन्होंने तय किया कि अब चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। उधर त्रिशूल की शूटिंग शुरू हुई और फिल्म रिलीज होने के बाद ब्लॉकबस्टर साबित हुई। सचिन और पूनम ढिल्लों की जोड़ी को पसंद किया गया, लेकिन पर्दे के पीछे जो कहानी शुरू हुई थी, उसने भारतीय सिनेमा को एक ऐसा सितारा देने की तैयारी कर ली जो आगे चलकर गरीबों का मसीहा और डिस्को डांसर बनने वाला था। त्रिशूल का हाथ से जाना मिथुन दा के लिए एक बड़ा झटका जरूर था, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, ऊपर वाला जब एक दरवाज़ा बंद करता है तो 10 नए दरवाजे खोलता है। मिथुन दा पहले वाले मिथुन नहीं थे। उनके पास अब सलीम खान का दिया हुआ वो यकीन था जो किसी भी मेडल से कीमती था। उन्होंने छोटे मोटे रोल करना शुरू कर दिया। इसी बीच उनकी मुलाकात हुई मशहूर निर्देशक मृणाल सेन से। मृणाल सेन अपनी फिल्म रुगिया के लिए एक ऐसे कलाकार की तलाश में थे जिसमें एक आदिम ऊर्जा जो मिट्टी से जुड़ा हुआ लगे। मिथुन ने जब रुगिया के लिए ऑडिशन दिया तो मृणाल सेन दंग रह गए। जिस रंग और जिस कदकाठी को बाकी लोग कमजोरी कह रहे थे, मृणाल सेन ने उसे ही मिथुन दा की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। साल 1976 में मृगिया रिलीज हुई। फिल्म ने इतिहास रच दिया और मिथुन चक्रवर्ती को अपनी पहली ही फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ये उस दौर के स्थापित कलाकारों के गाल पर एक करारा तमाचा था जिन्होंने मिथुन दा के लुक्स का मजाक उड़ाया था। नेशनल अवार्ड जीतने के बाद भी मुंबई की कमर्शियल दुनिया मिथुन को अपनाने में हिचक रही थी। उन्हें आर्ट फिल्म का एक्टर मान लिया गया, लेकिन मिथुन दा का लक्ष्य बड़ा था। वो आम जनता के दिलों तक पहुंचना चाहते थे। यहाँ फिर से सलीम जावेद के लिखे किरदारों और उनके द्वारा गढ़े गए हीरो के मापदंडों ने मिथुन की मदद की।
सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन के जरिए जो एंग्री यंग मैन की छवि बनाई थी, मिथुन ने उसमें अपनी एक अलग शैली जोड़ दी, द स्ट्रगलिंग वॉरियर। मिथुन दा जानते थे कि अगर उन्हें लंबे समय तक टिकना है तो उन्हें अपनी एक अलग पहचान बनानी होगी। उन्होंने डांस, मार्शल आर्ट्स और अपने फिजिक पर काम करना शुरू किया। उन्होंने छोटे बजट की फिल्मों जैसे सुरक्षा में गन मास्टर G9 का किरदार निभाकर बच्चों और युवाओं को अपना दीवाना बना लिया। सलीम खान साहब अक्सर दूर से मिथुन की इस तरक्की को देख रहे थे। उन्हें इस बात का गर्व था कि जिस लड़के को उन्होंने टेलर की दुकान के बाहर पहचाना था, वो आज अपनी जगह खुद बना रहा है। 80 के दशक की शुरुआत होते होते माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां एक तरफ अमिताभ बच्चन का राज था, वहीं दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती की एक ऐसी लहर बनकर उभरे जिसे रोकना नामुमकिन था। 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। मज़ेदार बात यह है कि सलीम खान ने जिस प्रतिभा को त्रिशूल के लिए पहचाना था, वो अब अपनी चमक से पूरी फिल्म इंडस्ट्री का चकाचौंध कर रही थी। कई लोग कहते हैं कि यदि मिथुन त्रिशूल में सचिन वाला रोल करते तो शायद वो एक सहायक अभिनेता बनकर रह जाते, लेकिन कुदरत को उनके लिए एक लंबी और मुश्किल राह चुननी थी ताकि वो किंग बन सके, न कि सिर्फ प्रिंस। मिथुन दा की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो हर तरह की फिल्मों में काम करते थे, चाहे वो अग्निपथ में कृष्णन अय्यर का रोल हो या फिर बी ग्रेड और सी ग्रेड की मसाला फिल्में। उन्होंने प्रोड्यूसर्स का कभी नुकसान नहीं होने दिया। 80 और 90 के दशक में मिथुन का स्ट्राइक रेट इतना ज़बरदस्त था कि उनके नाम पर फिल्में बिकती थी। उनके संघर्ष की कहानी अब हर उस नौजवान के लिए प्रेरणा बन चुकी थी जो अपनी आंखों में सपने लेकर मुंबई आता था। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या मिथुन दा को त्रिशूल न मिल पाने का मलाल रहा। सच तो यह है कि उस एक रिजेक्शन ने मिथुन को वो जुनून दिया जिसने उन्हें नेशनल अवार्ड तक पहुंचाया। जब 1978 में त्रिशूल रिलीज़ हुई और ब्लॉकबस्टर बनी, तो मिथुन दा ने भी वो फिल्म देखी थी। उन्होंने पर्दे पर सचिन को देखते हुए ये नहीं सोचा कि ये रोल मेरा हो सकता था, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि अगली बार जब ऐसी कोई बड़ी फिल्म बनेगी तो निर्देशक को मेरे पास आना होगा। और हुआ भी यही। कुछ ही सालों बाद वही एस चोपड़ा, जिन्होंने मिथुन को त्रिशूल में कास्ट नहीं किया था, उन्होंने मिथुन की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें अपनी अगली बड़ी फिल्मों के लिए याद किया। ये समय का चक्र ही था कि जो लड़का एक टेलर की दुकान के बाहर खड़ा होकर बड़े स्टार्स को देखता था, आज वो खुद इतना बड़ा स्टार बन चुका था कि उसके पहने हुए कपड़े मिथुन स्टाइल के नाम से उसी दुकान पर बिकने लगे थे। दोस्तों, यहाँ एक बात जो आपको हैरान कर देगी, सलीम खान साहब ने सिर्फ मिथुन को राह नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने मिथुन के भीतर के उस दर्द को भी पहचाना था जिसे उन्होंने बाद में कई किरदारों में पिरोया। मिथुन दा बॉलीवुड के अकेले ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने एक ही साल में सबसे ज़्यादा फिल्में देने का रिकॉर्ड बनाया। उनके इसी संघर्ष और काम के प्रति लगन को देखकर सलीम खान ने एक बार कहा था, अगर फिल्म इंडस्ट्री में किसी को सेल्फ मेड कहना हो तो सबसे पहला नाम मिथुन चक्रवर्ती का आएगा। मिथुन दा और सलीम खान की ये कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ टैलेंट से नहीं, बल्कि सही समय पर मिले एक सही सुझाव और उस पर की गई अटूट मेहनत से मिलती है। अगर उस दिन सलीम साहब प्लेबॉय टेलर शॉप पर न रुके होते, या अगर मिथुन ने उनके सुझाव को गंभीरता से नहीं लिया होता, तो शायद हमें वो मिथुन दा न मिलते जिन्हें आज पूरी दुनिया पूछती है। संघर्ष हर किसी के जीवन में आता है, कभी त्रिशूल बनकर तो कभी मृग्या बनकर। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आप उस संघर्ष के सामने घुटने टेक देते हैं या उस आग को अपनी कामयाबी का ईंधन बना लेते हैं। मिथुन दा ने आग को चुना और आज इतिहास गवाह है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म त्रिशूल और मिथुन दा के उस शुरुआती दौर की एक अनसुनी दास्तान। आपको क्या लगता है, अगर मिथुन दा त्रिशूल में होते तो क्या वो फिल्म और भी बड़ी हिट होती? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।